नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। आज हम छत्तीसगढ़ में बात करेंगे खनन माफियाओं के खौफ की। क्या होता है छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जो जिले हैं, झारखंड और उड़ीसा के आसपास के, वहां पर खनन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो कोई नई बात नहीं है, खनन तो सालों से चलता आ रहा है। पर दिक्कत यह हो गई है कि कानून के खौफ को लेकर जो दुहाई हम देते रहे या जनता देती रही या विपक्ष देती रही कि कानून का डर ही खत्म हो गया है छत्तीसगढ़ के अपराधियों के मन से, अब वो जो बेखौफपन था वो पहुंच गया है कहां? सीमावर्ती राज्यों में। वहां से लोग आते हैं, अवैध खनन करते हैं, पुलिस वाला रोकने आता है तो उस पर ट्रैक्टर चढ़ाकर उसका कत्ल कर भाग जाते हैं। इस तरह की हत्याएं अब छत्तीसगढ़ में होनी शुरू हो गई हैं। छत्तीसगढ़ में अपराध की इस तरह की चीजें हमने नहीं देखी थी। कहीं पुलिस पिट रही है, कहीं पुलिस पीट रही है, और अब तो पुलिस को सीधे तौर पर जान का खतरा है। कर कौन रहा है? सोचिए, अपराधी दूसरे राज्य से आकर के एक राज्य के पुलिसकर्मी को मार दे रहे हैं। उनके ऊपर किसका हाथ है? उन्हें किसकी शय है? छत्तीसगढ़ की धरती पर आकर खनन कैसे कर रहे हैं? तमाम सवालों के साथ शुरू करते हैं आपकी बात। इस पूरे मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वर्तमान मुख्यमंत्री सीएम साय आमने सामने हैं। दोनों क्या कह रहे हैं, सुनिए। ये रामविचार नेताम के क्षेत्र ही है, मतलब रामविचार नेताम के सह पे ही सब कुछ हो रहा है। उनके क्षेत्र में रेत माफिया इतने ये हो गए खुलेआम कि कांस्टेबल को रौंद के मार डाले। जो सरकार को करना चाहिए उसको हाई कोर्ट को करना पड़ रहा है। ये सरकार के लिए तो शर्मनाक। ऐसी बात नहीं है, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जो अपराध कर रहा है उनके साथ सख्ती से कार्रवाई सरकार कर रही है, और सरकार ये सब बिल्कुल बर्दाश्त करने वाली नहीं है। कोई भी अपराध करेगा उसको सख्ती से दंडित किया जाएगा। तो देखिए, पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट, माफ कीजिएगा, हाई कोर्ट के संज्ञान में आ गया, और हाई कोर्ट ने खुद स्वतः संज्ञान लेकर के इस पूरे मामले में सरकार को और पुलिस अधिकारियों को कहा है कि कार्रवाई कीजिए। तो आप सोचिए, इतना गंभीर मामला है, हमें चिंता हो रही है, हाई कोर्ट को चिंता हो रही है, पर सवाल यह है कि जिनके हाथ में कानून व्यवस्था की रखवाली की जिम्मेदारी है, क्या उन्हें चिंता हो रही है? बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। क्या सवाल उठ रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लेकर आते हैं। छत्तीसगढ़ में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद, सरकार से ज्यादा अपराधी कर रहे हैं खनन। बोले जितना लीगल नहीं होता उससे ज्यादा तो इलीगल खनन हो रहा है। छत्तीसगढ़ में यह हालत हो गई है। कांग्रेस की हो या बीजेपी की सरकार, खनन अपराधियों के आगे हर कोई लाचार। हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। छत्तीसगढ़ में रेत माफिया बेलगाम, बाहरी बदमाश कैसे कर रहे हैं कत्लेआम? यह सबसे बड़ा सवाल है कि बाहर से बदमाश आ रहे हैं, हमारे प्रदेश की रेत को या हमारे प्रदेश के खनिज को निकाल कर ले जा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, ऊपर से हमारे पुलिसकर्मियों को जान से मार कर जा रहे हैं। ये क्या चल रहा है छत्तीसगढ़? बहुत सारे गंभीर सवालों के साथ तीन खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। धनंजय ठाकुर साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता वरिष्ठ नेता कांग्रेस से। अशोक बजाज साहब जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ नेता प्रवक्ता बीजेपी से। धनवेंद्र जायसवाल जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तीनों का बहुत स्वागत करता हूं सर। धनंजय ठाकुर साहब, आपके पास आता हूं। धनंजय ठाकुर साहब, देखिए, हमने देखा कि एक एक कर जिस तरह की चीजें सामने आ रही थी, पर अब तो हद ही हो गई। बाहर से खनन हो रहा है, अभी हम अगर बोलते हैं तो सरकार मानती भी नहीं कि हाँ अवैध खनन हो रहा है। अब तो क्लियर है कि बाहर से लोग आते हैं, खनन करते हैं, मतलब चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी से भी गई बीती चीज है कि ऊपर से पुलिसकर्मी की हत्या तक करके भाग जा रहे हैं। क्या हो रहा है? ये कैसी कानून व्यवस्था है? और बघेल साहब तो कह रहे हैं कि नेताम जी की सरपरस्ती में ये सब चल रहा है। देखिए बिलास जी, अभी कुछ दिन पहले राज्य की सरकार ने एक विज्ञापन जारी किया था, एक पोस्टर जारी किया था कि प्रदेश में अवैध रेत खनन पूरी तरीका से बंद हो चुका है। ये साय का सुशासन है। और बीते 3-4 दिन से जो घटनाएं सामने आ रही है, जो अवैध रेत खनन को लेकर, रेत तस्करों को लेकर, जिस प्रकार से बलरामपुर जिला में झारखंड के जो रेत तस्कर आकर वहां रेत खनन कर रहे थे, और जो रोकने गए हमारे जो पुलिस के जवान हैं उसके ऊपर गाड़ियां चलाकर उसकी हत्या कर दी गई। मैं धमतरी जिला की बात करता हूं। धमतरी जिला में एक ग्राम पंचायत के पंच जाकर रेत खनन को रोकने का प्रयास किया, अवैध रेत खनन को रोकने का प्रयास किया कि उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई। नारायणपुर में वैसी घटना हुआ।
आप देखेंगे बलौदाबाजार जिला में उस प्रकार से अवैध रेत खनन चल रहे हैं। और पूरे प्रदेश में आप अभिलाष जी महीने में 15 से 20 ऐसे खबरें हमारे प्रतिष्ठित चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से मिलता है कि रेत तस्करी के चलते कहीं तलवारबाजी हुई, कहीं गोलियां चली, कहीं लाठियां चली, ग्रामीणों को पीटा गया या रेत अवैध तस्करी के वाहन के चलते दुर्घटना हुई है जी। और इसकी रोकने की जिम्मेदारी जो सरकार के पास है वो तो सिर्फ विज्ञापन करके दावा कर रहे हैं। आज जो माननीय न्यायालय ने जो रेत तस्करी के मामले को संज्ञान में लिया है, इसके पहले ही माननीय न्यायालय ने एक और विषय को संज्ञान में लिया था और बहुत सख्त टिप्पणी किया था कि छत्तीसगढ़ में जंगल राज कायम हो गया, कानून नाम की चीज नहीं है। इसके बाद लगता है कि मुझे सवाल का जवाब देने के बजाय सरकार को सवाल का जवाब देना चाहिए और जिम्मेदार लोगों को शर्म आना चाहिए। न्यायालय कह रहा है, विपक्ष कहे तो आप कह सकते हैं राजनीति कर रहे हैं। न्यायालय अगर कोई चीज कह रहा है तो आप समझ सकते हैं परिस्थितियां क्या होगी। और मैं तो दावा कर रहा हूं सत्ता पक्ष और उच्च अधिकारियों के संरक्षण में इस प्रकार के तस्करी काम हो रहे हैं और इसीलिए जो निचले स्तर के जो अधिकारी कर्मचारी हैं जो इसको रोकना चाहते हैं उसके साथ इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। ठीक है अशोक बजाज जी, देखिए बहुत ही दुखद था। एक पुलिस का जवान हमारा जाता है कुछ गलत चीजों को रोकने के लिए, अपराधियों के सर हौसले इतने बुलंद कैसे हो जाते हैं कि वो छत्तीसगढ़ में आके खनन कर रहे हैं और पुलिस वाले आ रहे हैं तो देख करके उन पर गाड़ी चढ़ा करके उनको कत्ल कर दे रहे हैं। सर एक तो चोरी हो रही है, वही हमारी विफलता है, और हम अपने पुलिस कर्मियों को इस तरह से शहीद होने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो ये तो सर फिर हमारे लिए शर्म की बात है। विफलता और शर्म की जो शर्मनाक चीज है ना, वहां पर पहुंच गए अब हम। अभिलाष जी, ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यजनक और बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है और ऐसी घटनाओं को जो जिन लोगों ने अंजाम दिया है उन पर कानून का शिकंजा चलेगा और कार्रवाई होगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी की सुशासन यहाँ छत्तीसगढ़ में है और जो भी गलत काम करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जहाँ तक ये जो घटना हुई है ये छत्तीसगढ़ और झारखंड के बॉर्डर में है और यहाँ पर ये घटना हुई है। पुलिस और राजस्व विभाग, वन विभाग की टीम अवैध खनन की शिकायत पर कार्रवाई करने गई थी और उसमें से एक सिपाही को कुचला गया। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात है जी। और ऐसा अगर हुआ है तो फिर कानून अपना काम तो करेगा ही और समाज भी इसकी निंदा करता है कि वास्तव में इस प्रकार घटना नहीं होनी चाहिए, इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। और जो लोग इसके लिए राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति का विषय नहीं है। देखिए, कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल में इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। मुझे याद है एक जिला पंचायत सदस्य धमतरी के रात को जब अवैध उत्खनन को रोकने के लिए गए, अपने निर्वाचन क्षेत्र में जब ये घटना हो रही थी जागने गए तो उनके साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ था। ध्रुव एक आदिवासी जिला पंचायत सदस्य के साथ। तो कुल मिलाकर ये काम बहुत ही अवैध है और इस प्रकार के काम को कोई प्रोत्साहन देना चाहिए, लेकिन इसमें राजनीति करना मैं ज़्यादा उचित नहीं मानता हूँ। ठीक है धर्मेंद्र जायसवाल जी, देखिए सरकार कह रही है हम गंभीर हैं, खुद सीएम साहब कह रहे हैं कि वास्तविकता जांच के बाद सामने आ जाएगी, जो भी दोषी होगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। पर अगर सरकार इसको लेकर गंभीर है, सरकार इसको लेकर एक्शन ले रही है, तो हाईकोर्ट को चिंता क्यों करनी पड़ रही है? हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर के डायरेक्टिव्स क्यों देने पड़ रहे हैं सरकार को और पुलिस अधिकारियों को जांच को लेकर? क्या कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मुझे बड़ा कहने में बुरा भी लग रहा है कि हम अपने क्षेत्र के अंदरूनी हालातों को तो छोड़िए, बाहर से आने वाले लोगों के मन में भी खौफ पैदा नहीं कर पा रहे हैं? अभिलाष जी, आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। बहुत चिंता का विषय है छत्तीसगढ़ में ये जो गतिविधियां चल रही है, रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन के मामले को लेकर के ये जो स्थिति बनी है ये आज नहीं बनी है। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के साथ ही रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन का मामला शुरू हुआ था। 25 सालों में हमने इस व्यवस्था को ठीक करने में जो कदम उठाए वो हमेशा नाकाफ़ी रहे हैं। बीच के कुछ सालों में पंचायतों को जब रेत उत्खनन और रेत घाट चलाने का अधिकार दिया गया था, वो एक दौर था बीच का 4-5 साल जिसमें इस तरह के कन्फ्रंटेशन की घटनाएं कम होती थी। लेकिन जब से सरकार ने रेत घाटों को बड़ा करने का, उसको ठेके पर देने का फैसला लिया,
उसके बाद से ये घटनाएं फिर बहुत तेजी से बढ़ी। पहले छत्तीसगढ़ का जो रेत माफिया था वो उत्तर प्रदेश और झारखंड और बिहार तक इसकी तस्करी करता था। इधर यदि हम दक्षिण बस्तर की बात करें तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तक हम अवैध रेत बेचते रहे हैं। नागपुर के इलाके में हम अवैध रेत बेचते रहे हैं। इस पर सरकार ने कभी प्रभावी नियंत्रण की कोई कोशिश नहीं की। जैसा अभी धनंजय जी गिना रहे थे, ऐसी तमाम घटनाएं हुई है जिसमें जिन लोगों ने रेत के अवैध उत्खनन पर अंकुश लगाने की कोशिश की, या उसमें दो तरह की घटनाएं हैं। या तो किसी ने अंकुश लगाने की कोशिश की तो उसको भी रौंदा गया, कुचला गया, मारपीट की गई, या जिन लोगों ने रेत माफिया से वसूली करने की कोशिश की उनके साथ भी इस तरह की घटनाएं हुई। सरकार दोनों मामलों को नहीं रोक पा रही है। ना मौजूदा सरकार इस मामले में जो इनका प्रशासन इस पर अंकुश लगा पा रहा है, ना पिछली सरकार के समय में इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लग पाया था। ये जो बलरामपुर की घटना है उसको लेकर के यदि हम चर्चा करें तो उसमें कई अलग अलग तरह के एंगल हैं। क्या जिस थानेदार को निलंबित किया गया वो वास्तव में रेत के अवैध उत्खनन परिवहन को रोकने के लिए गया था, या वसूली के लिहाज से उस इलाके में उसने दबिश दी थी, उसने अपने उच्चाधिकारियों को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी, या उच्चाधिकारी उस रेत माफिया से सेट थे, इसकी वजह से जब निचला स्तर का जो एक कर्मचारी एक थानेदार वहां जाता है तो उसको निलंबित कर दिया जाता है। उस रेड की कार्रवाई में खनिज विभाग का कोई अधिकारी क्यों नहीं था, खनिज विभाग का कर्मचारी क्यों नहीं था, और ये कार्रवाई राजस्व विभाग और पुलिस विभाग मिलकर के करते हैं। खनिज विभाग का अमला कहाँ नदारद रहता है, इस पर कभी किसी ने चिंता करने की जरूरत नहीं की। तो ये तमाम ऐसे ऐसे पहलू हैं जो आपस में बहुत उलझे हुए हैं। रेत का कारोबार छत्तीसगढ़ में बहुत नफे का कारोबार है। जो रेत 6,000 रुपये पर ट्रक का जिसका रेट था वो अचानक से बढ़कर के 18,000 रुपये पर ट्रक पर आ गया था। अब वो घट करके 14-15 हज़ार के आसपास है। और यदि ये दूसरे राज्यों में ये रेत जब जाने लगता है तो वही रेत एक ट्रक जो रेत होता है वो 40,000 से लेकर के 70,000 रुपये तक का पर ट्रिप रेत बिकता है। तो एक बड़ा मार्जिन है, बड़ा मुनाफा है। इसमें हिस्से बंटवारे बहुत सारे हैं जी। पंचायत से लेकर के प्रदेश स्तर तक का इसका हिस्सा बंटवारा है। उसमें अलग अलग विभाग के लोगों की उपस्थिति है, अलग अलग विभाग के लोगों की हिस्सेदारी है। ये एक संगठित गिरोह की तरह पूरा काम हो रहा है। इसको रोकने की दिशा में जिस तरीके से राज्य सरकार को प्रभावी कदम उठाने चाहिए थे वो राज्य सरकार उठाती नहीं दिखती, इसलिए हाईकोर्ट को इसमें इंटरवीन करना पड़ता है क्योंकि अब लोगों की जाने जा रही है। आज ही कोरबा की घटना लीजिए। कोरबा में एक रेत परिवहन करने वाला ट्रक शहर के बीचों बीच तो शहर के व्यस्त रास्ते से गुजर रहा था। मोटरसाइकिल में 3 लोग जा रहे थे, उसको रौंद दिया गया, 2 लोग की जान चली गई, तीसरा जीवन मृत्यु से संघर्ष कर रहा है। इसमें ट्रैफिक का भी मामला है कि इस तरह के जो हैवी व्हीकल्स हैं जो रेत परिवहन कर रहे हैं वो किन रास्तों से जाएं, उनको दिन में जो नो एंट्री के रास्ते हैं उसमें क्यों उनको एंट्री मिल जाती है, वहां कौन लोग सक्रिय होते हैं जो शहर के अंदर ऐसे ट्रकों को घुसने देते हैं। तो इस तरह के तमाम ऐसे मामले हैं जिसके तार आपस में बहुत उलझे हुए हैं। हाईकोर्ट ने जो इंटरवीन किया है, उम्मीद की जानी चाहिए कि हाईकोर्ट इस पर इसके सारे पहलुओं पर विचार करके अलग अलग जांच करने के निर्देश राज्य सरकार को देगी, या हो सकता है कि हाईकोर्ट इसमें सरकार के जवाब से संतुष्ट न हो तो अपनी निगरानी में जांच कराए और इसके लिए आगे कोई गाइडलाइन बने, इसकी उम्मीद की जानी चाहिए। ठीक है धनंजय जी, आपसे जानना चाहूंगा। देखिए धनंजय जी, ये बात बिल्कुल सही है, आप माने ना माने कि ये कुछ ऐसे अपराध हैं जो कम ज्यादा होते ही रहते हैं। अब इससे राजस्व का नुकसान तो हो ही रहा है, प्रदेश की छवि जो है वो भी खराब हो रही है। ऐसे में कोई फुल प्रूफ प्लानिंग क्यों नहीं हो पाती? क्या कोई सरकार नहीं चाहती कि उसके कार्यकाल के दौरान पुलिसकर्मी पर कुछ अपराधी ट्रैक्टर चढ़ा दें, क्योंकि बदनामी लॉस तो सरकार का होगा। तो ऐसे में क्या नीचे का सिस्टम जो है वो काम नहीं करता? क्योंकि सर कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, अपराध पूरी तरह से कभी खत्म नहीं होता। प्रभावी अंकुश जरूर लगाया जा सकता है। देखिए बिलास जी, इस प्रकार से अवैध रेत खनन को रोकने के लिए हमारी सरकार के दौरान एक बेहतर प्रयास हुआ था। आप देखेंगे जो चूंकि रेत तो नदी से निकाल लिए जाते हैं, लेकिन उसका प्रॉफिट जो ना तो ग्राम पंचायत को मिलता था ना सरकार को आता था। तो हमने देखा कि 15 साल के जो भाजपा की सरकार थी उस दौरान पर ईयर रेत से क्या बेनिफिट्स आ रहे हैं राजस्व गवर्नमेंट में, तो वो 15, 20, 30 करोड़ के आसपास का आता था। तो उसमें हमने सुधार करने का काम किया, तो राजस्व बढ़ के आप देखेंगे 100 करोड़ से ऊपर चला गया था। और स्वाभाविक बात है, इस बात को मुझे स्वीकार करने में गुरेज नहीं है, उस दौरान भी अधिकारियों के मिली भगत से कुछ जगह अवैध रेत खनन के कार्य होते रहे, जिसका विरोध भी होता रहा। हमारी जानकारी हमने कार्यवाही भी किया है, क्योंकि उस चीज को झुटलाया नहीं जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि एक और जहाँ सीएम साहब दावा करते हैं कि रेत उत्खनन जो अवैध तरीके से बंद हो गया है, दूसरी ओर सरकार के ही मतलब पुलिस विभाग तो उसका अंग है ना, उसके कर्मचारियों की हत्या कर दी जाती है।
न्यायालय को संज्ञान में लेना पड़ता है। तो उसके बाद सरकार आखिर कार्रवाई क्या करना चाहती, सरकार के पास क्या प्लानिंग है? क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पे तस्करों का बोलबाला बढ़ा है अभिलाषी, ये तो बहुत चिंता का विषय है। ठीक है भाई, ग्रामीण क्षेत्रों से ट्रकें गुजरती हैं, वहां पे छोटे छोटे मासूम बच्चे उसके चपेट में आते हैं, गांव की सड़कें खराब होती है, पर्यावरण डैमेज अलग होता है। जब लोग विरोध करने सामने आते हैं तो उससे गुर्गे आके उनके साथ गाली गलौज मारपीट करते हैं, तलवारें लहराते हैं। तो गंभीर जन संघर्ष की ओर बढ़ रहा है, ऐसा लगता है मामला पूरा। ठीक। और मैं इस बात को फिर कह रहा हूं हाँ। कि इस रेत तस्करी के पीछे सत्ता पक्ष और प्रदेश के उच्च अधिकारियों के संलिप्तता है, और इसका भुगतान सिर्फ छोटे निचले कर्मचारियों को मिलना पड़ रहा है। जिस दिन कलेक्टर चाहेगा, जिस दिन एसपी चाहेगा, क्या औकात है रेत तस्करों की रेत तस्करी करने की? क्यों नहीं रोक पाते हैं? क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। राजस्व का अधिकारी जिला का चाहेगा, थानेदार चाहेगा, तो क्या ये रेत तस्करी हो पाएगा? ठीक है, तो एकदम स्पष्ट बात है, इनके संरक्षण के बिना कार्य संभव नहीं, इसके सारे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है अशोक बजाज जी, देखिए ये मामला बहुत बड़ा है। मध्य प्रदेश में हम देखते हैं ग्वालियर चंबल में ऐसे मामले हुए हैं कि रेत माफियाओं ने, पत्थर माफियाओं ने, खनन माफियाओं ने पुलिसकर्मियों पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, उनकी मौत हो गई, और उसके बाद बहुत बड़े एक्शन सरकार लेती है। पर हम यहां देख रहे हैं कि एक्शन के नाम पर अभी तक कुछ हुआ नहीं है, हाईकोर्ट को इसमें इंटरवीन करना पड़ रहा है। अब ऐसे में सरकार कम से कम जो हो गया, चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि आपके हाथ में नहीं है, वैसे तो सरकार की जिम्मेदारी है, पर मान लिया कि हो गया, पर उसके बाद कम से कम आप लोग थोड़ा सख्त एक्शन तो लीजिए। एक पुलिस अधिकारी को, एक थानेदार को निलंबित कर देने से ही क्या है, आपको लगता है कि पूरा मामला साफ हो जाएगा? इस पे तो तुरंत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिला खनिज अधिकारी क्या कर रहे थे? जो टीम गई थी उसके पास सपोर्ट क्यों नहीं थी? अगर टीम वहां पहुंची थी तो वहां पर उस ट्रैक्टर चालक ने कैसे हत्या कर दी? क्या उनके पास हथियार नहीं थे? क्या पुलिसकर्मी का बैकअप नहीं था? बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो ये सवाल तो बेसिकली 1-2 दिन में क्लियर हो जाने चाहिए। जब तक हाईकोर्ट तक यह मामला पहुंचा था तब तक तो देखिए, हम माननीय हाईकोर्ट का, माननीय अदालत का हम सम्मान करते हैं। उन्होंने संज्ञान में लिया, अच्छी बात है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसको संज्ञान में लिया है और उनकी बातों पर हमें भरोसा करना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए। जांच के दायरे में है मामला, जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। संबंधित टीआई को हटा दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है, और कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, और उसके बाद जांच के बाद पूरी रिपोर्ट आएगी और खुलासा होगा कि कौन जिम्मेदार है और घटना क्यों हुई, और इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो, इसके लिए रास्ता निकलेगा। सरकार बहुत सख्त है और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश स्पष्ट है कि किसी प्रकार खनन माफियाओं की दादागिरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि पिछले 5 साल में जब कांग्रेस की सरकार थी यहाँ, तो हमने देखा था कि पूरा माफिया राज था। रेत माफिया, भूमि माफिया, कोयला माफिया, शराब माफिया, यही लोग तो ज्यादा सरकार के कार्यों में दखलंदाजी कर रहे थे। लेकिन आज जब अंकुश लग रहा है, सरकार तत्पर है और दृढ़ संकल्प के साथ इस प्रकार की दादागिरी को समाप्त करने के लिए सरकार आगे बढ़ रही है। चाहे नक्सल समस्या हो, चाहे अन्य आपराधिक गतिविधियां हो। 5 साल में जो इन्होंने स्थिति को खराब किया छत्तीसगढ़ को, उसको सुधारने में जो वक्त लग रहा है ना, अब वक्त आया है कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बताओगे, नाम बताऊं कितने भाजपा नेता रेत तस्करी में लगे? नाम बताऊं आपको, गिनाऊं आपको? हमारे भाजपा सारे लोगों को विश्व साजी का संरक्षण है, मेरा गंभीर आरोप है। बताऊं मैं कौन कौन धनंजय जी, ठीक है, अंतिम समय खत्म हो रहा है। ना व्यक्तिगत मत जाइए, पर्सनल मत जाइए धनंजय जी, बस पर्सनल मत जाइए। अशोक जी ठीक है, अशोक जी, धनंजय जी ठीक है, ना 1 मिनट, रमन सिंह के क्षेत्र में ठीक है धनंजय जी, ठीक है, ठीक है धनंजय जी, अशोक जी पर्सनल मत होइए, पर्सनल मत होइए प्लीज। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है धनंजय जी, धनंजय जी आप पर्सनल हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अशोक जी ठीक है, सरकार है ये, ठीक है धनंजय जी, धनंजय जी ठीक है, धनंजय जी ठीक है, बहुत निकम्मी सरकार है। ठीक है धनंजय जी, बस धर्मेंद्र जायसवाल जी के पास आ गया हूं मैं। ऑडियो डाउन करने पड़ेंगे मुझे सर, मुझे बोलने दीजिए प्लीज, बोलने दीजिए धनंजय जी, समय दूसरों को भी देना पड़ेगा। ठीक है चलिए, ऑडियो डाउन मैं करता नहीं हूँ, माफी के साथ आज ऑडियो डाउन कर रहा हूँ। नहीं, मैं बहुत माफी के साथ, हाथ जोड़कर माफी के साथ ऑडियो डाउन कर दिया मैंने।
बहुत माफी के साथ, क्योंकि समय खत्म हो रहा है। धनंजय जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, प्लीज माफी चाहूंगा। धनंजय जायसवाल जी, समय खत्म हो रहा है, बहुत छोटा सा आपसे एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, देखिए ये स्थिति खराब है क्योंकि हमने देखा पुलिस कर्मियों को पीटा जाता है, कलेक्ट्रेट में आग लगाई जाती है, एसपी कार्यालय पर हमला किया जाता है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही जो कानून व्यवस्था को लेकर सवाल तो उठा रही हैं, और छत्तीसगढ़ में ये तस्वीरें हमें पहली बार दिखाई दे रही हैं, इस तरीके की पुलिसकर्मियों की हत्या हो रही है, पुलिसकर्मियों पर हमले हो रहे हैं। तो ऐसे में कानून का खौफ बनाने के लिए कुछ तो करना होगा ना सरकार को। जब इस तरह के मामले होते हैं, हम देखते हैं कि दूसरे प्रदेशों में सांकेतिक ही सही बड़े एक्शंस होते हैं, वो जाते हैं, पूरा लाव लश्कर पहुंचता है, 2-4 बड़े अधिकारियों को सस्पेंड किया जाता है, तबादले होते हैं, ताकि लोगों को लगे कि सरकार खाली नहीं बैठी है। यहां अभी बोला जांच होगी, जांच के बाद हम देखेंगे क्या है क्या नहीं, और जांचों का असल मकसद सबको पता है क्या होता है। जब एक्शन लेना होता है तो फिर जांच नहीं होती, फिर एक्शन होता है। और जब जांचें आ जाती हैं बीच में, तो फिर अब तो कितनी जांचें चल रही हैं प्रदेश में। देखिए, किसी भी मसले पर यदि हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़े तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति बहुत खराब है। यदि प्रदेश में शराब के अवैध कारोबार, कोयले की अवैध तस्करी, रेत की अवैध तस्करी को लेकर के लगातार मामले उजागर हो रहे हैं, उसके बाद भी यदि कार्रवाई नहीं हो रही है तो निश्चित तौर पर स्थिति गंभीर है। मैं दूर की बात नहीं करता, रायपुर शहर में रेत के ढेरों अवैध डंपिंग यार्ड बने हुए हैं। डंपिंग यार्ड बनाने की किसी को लीगल कोई अनुमति होती नहीं है। राज्य सरकार के रेत उत्खनन नीति में डंपिंग यार्ड बनाने का कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन रायपुर शहर के अंदर ढेरों डंपिंग यार्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। रायपुर शहर से लगा हुआ महानदी है, वहां से रोज जो हैवी मशीनरी है वो लगा करके रेत उत्खनन किया जा रहा है। यदि सरकार की मंशा होती उस पर रोक लगाने की तो रोक लगाई जा सकती थी। बीच के कुछ सालों में कुछ कलेक्टर्स ने इस पर कार्रवाई की, और जब उन्होंने कार्रवाई की तो किसी रेत माफिया की हिम्मत नहीं होती थी कि वो नदी में उतर करके मशीन नदी में उतार करके रेत उत्खनन करा ले जाएं। लेकिन अभी हो रहा है, पहले भी होते रहे हैं, पहली बार हो रहा है ऐसा भी नहीं है। लेकिन पूरे प्रदेश की हालत ऐसी है कि जिस अमले को इन अपराधों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए वो अमला इस पर कार्रवाई चाहता नहीं है। इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति का भी मामला है। यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत हो तो निश्चित तौर पर ऐसे अपराधों पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार होती है तो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है, भारतीय जनता पार्टी सरकार होती है तो कांग्रेस आरोप लगाती है। लेकिन काम वो लगातार पिछले 25 सालों से, पिछले 5-10 सालों से भी नहीं, पिछले 25 सालों से ये काम लगातार हो रहा है। गैंगवार होते रहे हैं, माफियाओं के बीच में गोली चलती रही है, हत्याएं होती रही है, सरकारी कर्मचारी जो उसको रोकने जाता है उस पर हमले होते हैं, जनप्रतिनिधियों पर होते हैं। लेकिन ये जो बलरामपुर का मामला है ये बहुत ट्विस्टेड इशू है कि थानेदार वसूली करने गया था या रोकने गया था। ये अपने आप में जांच का बड़ा विषय है, और इस पूरे मामले की उस स्तर पर जब तक जांच नहीं कराई जाएगी और उस पर कोई नीति सरकार की स्पष्ट नहीं होगी तब तक ये घटनाएं चलती रहेंगी। ठीक है सर, तो ये बात वाकई में बहुत चिंतनीय है कि आखिर ऐसे कैसे छत्तीसगढ़ में हो रहा है। इस तरह की तस्वीरों का आमतौर पर छत्तीसगढ़ आदी नहीं है। छत्तीसगढ़ बहुत शांत प्रदेश है। हम नक्सलियों के मोर्चे पर जाकर के नक्सलियों को खत्म करने में लगे हैं, लेकिन ये जो शहरी माफिया हैं, ये जो बालू माफिया हैं, ये जो शराब माफिया हैं, ये सरकार को चुनौती कैसे दे पाते हैं बिना स्थानीय संरक्षण के, बिना राजनीतिक बैकअप के। ये सब समझते हैं कि बिना उसके कुछ नहीं होता। सरकार बहुत बड़ी पावर है, और अगर सरकार के रहते किसी पुलिसकर्मी पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया जा रहा है तो फिर यह सीधे तौर पर सिर्फ पुलिस के इकबाल पर ही नहीं बल्कि सरकार के सम्मान के साथ भी खिलवाड़ के तौर पर देखा जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया धनंजय ठाकुर साहब, अशोक बजाज जी, धर्मेंद्र जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।